बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम स्टमक को कंप्लीट कर चुके थे। स्टमक के बिल्कुल फ़ौरन बाद ही ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है स्टमक के पाइलोरिक एंड से। तो ड्यूडेनम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन की ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये स्टमक है। स्टमक के एंड पे बिल्कुल ड्यूडेनम स्टार्ट हो रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6 मीटर लॉन्ग होता है और 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है चौड़ाई में, और लंबाई में ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन नज़र आ रहा है ये 6 मीटर लॉन्ग है। 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, सेकंड जीजनम और थर्ड इलियम। आज जो है वो हम ड्यूडेनम को डिस्कस करेंगे। ड्यूडेनम जो है वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी कि सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो ड्यूडेनम का होता है और ये पैरेलल होता है स्टमक के बिल्कुल पैरेलल। ये स्टमक है और ये बिल्कुल इसके आमने सामने है, यानी कि इसके बिल्कुल पैरेलल है होता है ये ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर जो है बाइल जूसेस एंड पैनक्रियाटिक जूसेस जो हैं वो लिवर से और पैनक्रियास से कॉमन डक्ट के ज़रिए आ रहा होता है, जिसको जो बाइल जूस होता है वो बाइल डक्ट से आ रहा होता है और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो पैनक्रियाटिक डक्ट से आ रहा होता है डायरेक्ट ड्यूडेनम में। और ये कॉमन डक्ट होता है इन दोनों का। बाइल जो है वो लिवर में प्रोड्यूस होता है और लिवर में प्रोड्यूस होने के बाद वो कुछ टाइम तक गाल ब्लैडर में रहता है और फिर गाल ब्लैडर से जो बाइल डक्ट है, गाल ब्लैडर की जो बाइल डक्ट है उसके ज़रिए जो है वो पैनक्रियाटिक जूसेस भी अपने पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए एक कॉमन डक्ट होती है जो कि दोनों की जो जूसेस होते हैं वो मिक्सअप हो रहे होते हैं ड्यूडेनम के अंदर। तो इन दोनों के जूसेस का आने का मकसद क्या है वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ड्यूडेनम में जो फूड जो काइम जिसको हम कहते हैं जो स्टमक से आया होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है HCl की वजह से। तो वो एसिडिक कंडीशन उसकी कम करने के लिए और जो सेमी डाइजेस्टेड काइम होता है उसको और भी जूसी बनाने के लिए ये जो जूस होता है बाइल और पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है इसी वजह से, ताकि जो जितनी भी चीज़ें जो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाई वो फर्दर डाइजेस्ट होती हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो बाइल जो है वो येलोइश कलर होता है, वाटरी होता है यानी कि फ्लूडी होता है, बाइल साल्ट होते हैं इसके अंदर, बाइल पिगमेंट्स होते हैं और एंजाइम्स नहीं होते। एंजाइम्स जो हैं वो पैनक्रियाटिक जूसेस में होते हैं, बाइल में एंजाइम्स नहीं होते। बाइल साल्ट जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बाइल साल्ट के अंदर और वो न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड मेक द काइम अल्कलाइन एंड इमल्सिफाई द फेड्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। बाइल साल्ट के अंदर जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका फंक्शन ये होता है कि वो जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस होता है जो काइम के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि स्टमक से आ रहा होता है ड्यूडेनम के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज करता है ये सोडियम कार्बोनेट, जो यानी कि उसकी एसिडिटी को कम करता है और वो थोड़ा बेसिक कर देता है, यानी कि अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब है कि एसिडिटी को कम करके उसको बेसिक बनाना, तो अल्कलाइन कर देता है। और सेकंड उसको इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई जो है वो एक इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर फेड्स को जो है वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स, यानी कि जिस तरह से आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि अगर जब ऑयल के अंदर आप वाटर के ड्रॉप्स डालते हैं तो ऑयल के अंदर जो है वो गोलाई से सर्कल छोटे छोटे ग्लोब्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है फेड्स के अंदर जैसे ही जाते हैं तो फेड्स को इमल्सिफाई कर देते हैं, यानी कि उसको ग्लोब्यूल्स में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ फेड्स की डाइजेशन नहीं होगी। फेड्स को लाजमी ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर जाके ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स ही आगे जाकर लाइपेज एंजाइम के ज़रिए फर्दर डाइजेस्ट होते हैं। बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। बाइल पिगमेंट्स जो हैं, पिगमेंट्स आपको पता है कलर को कहते हैं, और बाइल जो वो चीज़ जो लिवर से आ रही होती है
तो लिवर के अंदर जो आरबीसीज़ होते हैं, जो थक चुके होते हैं, डैमेज आरबीसीज़ होते हैं, वो आ जाते हैं लिवर के अंदर और लिवर उनको डिटॉक्सिफाई करता है। लिवर के बहुत सारे फंक्शन हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। और जो है वो आरबीसीज़ जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उनके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है तो 2 पिगमेंट्स हमें मिलते हैं। एक है बिलिरुबिन जो रेड कलर होता है, और एक है बिलिवर्डिन जो ग्रीन कलर का होता है। तो ये 2 पिगमेंट्स रिलीज़ होते हैं, और इन्हीं 2 पिगमेंट्स की वजह से हमारे फीसिस का कलर जो है वो थोड़ा येलोइश ग्रीन कलर का होता है, और कुछ जो है इनके अंदर से पिगमेंट्स यूरिन में भी इंटर होते हैं जो कि उनको भी कलर देते हैं। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सेकंड इसका है। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सेक्रेट होते हैं पेनक्रियाज से बाय द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, और अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ सेक्रेटिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ड्यूडेनम। जैसे ही पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सेक्रेट किस तरह होता है, वो ड्यूडेनम में ड्यूडेनम में जो है वो एसिडिटी ज़्यादा होती है उनके काइम के अंदर, जिसकी वजह से वो सेक्रेटिन हार्मोन रिलीज़ करते हैं ताकि पेनक्रियाज का जो पेनक्रियाटिक जूस है वो रिलीज़ हो सके पेनक्रियाटिक डक्ट से। फिर वो जब वो जूस जो है जिसके अंदर बाइल जूसेस और पेनक्रियाटिक जूसेस शामिल हैं, वो फिर आ जाते हैं ड्यूडेनम के अंदर। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो वाटरी होता है, यानी कि फ्लूइडी होता है, कलरलेस होता है, अल्कलाइन होता है, यानी कि बेसिक इन नेचर होता है, और 4 टाइप्स होते हैं इनके एंजाइम्स के। फर्स्ट जो 2 हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं, और 2 जो हैं वो इनएक्टिवेटेड होते हैं, जिनको हम एंजाइम प्रीकर्सर कहते हैं। जो 2 होते हैं, एक है अमाइलेज और सेकंड है लाइपेज। अमाइलेज जो है वो हाइड्रोलाइज करता है। अमाइलेज एक एंजाइम है जो कि हाइड्रोलाइज करता है पॉलीसेक्राइड्स को, यानी कि स्टार्च हो गया, ग्लूकोज वगैरह जो हैं उनको पॉलीसेक्राइड्स यानी कि उनको हाइड्रोलाइज करता है, यानी कि तोड़ता है उनको छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, लार्ज मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है, जिसको हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। मोनोसेक्राइड्स के अंदर ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज वगैरह शामिल होते हैं। तो लाइपेज जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोलाइज करता है फैट्स को। अब ये कौन से वाले फैट्स हैं? ये वो फैट्स हैं जो कि इमल्सिफाइड फैट्स हैं, यानी कि जिनके छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन चुके होते हैं, उनको मज़ीद उन फैट्स को ब्रेक डाउन करके यानी कि हाइड्रोलाइज करते हैं इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, जो कि मोनोमर्स हैं फैट्स के। नेक्स्ट 2 एंजाइम्स जो हैं वो एंजाइम प्रीकर्सर कहलाते हैं, यानी कि इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स होते हैं। ये इनएक्टिवेटेड क्यों होते हैं? बिल्कुल सेम पेप्सिनोजीन की तरह। अगर ये एक्टिवेटेड हों पहले से ही, तो ये जो हैं वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं। पेप्सिनोजीन, रिप्सिनोजीन, काइमोट्रिप्सिनोजीन, तो ये जो हैं ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। और अगर ये एक्टिवेटेड रहें तो ये अपने ही टिश्यूज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। और इन एंजाइम को जो है वो दूसरे एंजाइम्स आकर इन एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि ट्रिप्सिनोजीन एंजाइम है, ये जो है वो एक्टिवेटेड होगा एंटीरोकाइनेज एंजाइम के ज़रिए, और फिर जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, और यही जो है वो ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। और ये ट्रिप्सिन जो है वो हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन्स को छोटे पॉलीपेप्टाइड्स चेन्स में, यानी कि उनके अमाइड बॉन्ड जो है वो प्रोटीन्स की वो तोड़कर उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। और जो 4th नंबर पर है काइमोट्रिप्सिनोजीन, वो एक्टिवेट होंगे ट्रिप्सिन से। जैसे ही ट्रिप्सिन बनेंगे, और यही ट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिनोजीन को भी एक्टिवेटेड करेंगे, और फिर दोनों का सेम फंक्शन है हाइड्रोलाइज करना, यानी कि तोड़ना लार्ज मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन्स को। तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो कि जिनको हम प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी कह सकते हैं, कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन्स में।